नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। उत्तराखंड में साल 2014 के लोकसभा चुनाव से विजय रथ पर सवार बीजेपी की नजर अब हैट्रिक बनाने पर है। इसी के अनुरूप वो तैयारियों में जुटी हुई है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर नजर रखे हुए है। इसी कड़ी में शनिवार यानी कि आज उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीब 1.5 घंटे का समय सांगठनिक कार्यों के लिए दिया है। इस दौरान वो पार्टी के प्रांतीय पदाधिकारियों, प्रांतीय मीडिया टीम, आईटी टीम के साथ ही मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे। करीब पौने घंटे का समय आरक्षित रखा गया है। इस दौरान अमित शाह मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रांतीय टोली के साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। हैट्रिक के लिए मजबूत करेंगे चुनावी दौरा। केंद्रीय मंत्री का आज उत्तराखंड का दौरा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव हैं आने वाले साल में, ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। हैट्रिक के लिए भी आज चुनावी पिच गृह मंत्री अमित शाह तैयार करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज चर्चा उनकी उत्तराखंड में हो सकती है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी देहरादून से योगेश सोमवाल जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। योगेश, आज गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैठक है ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है यानी कि उसमें वो प्रदेश के मुख्यमंत्री या उस प्रदेश के गृह मंत्री पहुंचते हैं जो मध्य क्षेत्र में आते हैं। अभी अगर बात करें हम तो इसमें योगी आदित्यनाथ कल शाम को पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही अगर बात करें हम तो अन्य जो भूपेश बघेल जो है वो अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो यहाँ मौजूद हैं ही और इन सब की अध्यक्षता यहाँ गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री ये बैठक हर साल होती है, अलग अलग प्रदेशों में होती है और बैठक का मकसद होता है कि कैसे सारे जो मध्य क्षेत्र परिषद के जो प्रदेश हैं वो मिलकर कैसे आगे बढ़े, किस तरह से सामंजस्य बनाया जाए, इसको लेकर ये बैठक होती है। इसको हमेशा केंद्र सरकार ही इसको अध्यक्षता करती है। गृह मंत्री इसमें पहुंचते हैं और इसीलिए आज गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बैठक होगी नरेंद्र नगर में, जो कि टिहरी गढ़वाल और अगर बताया जाए तो ऋषिकेश के से तो ज्यादा दूर नहीं है, पर टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में वो पड़ता है। वहां पर ये एक निजी होटल में ये होगा, काफी लंबी ये बैठक चलेगी। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस है, पुलिस कॉन्फ्रेंस करके, पुलिस कांग्रेस कॉन्फ्रेंस करके है, उसमें गृह मंत्री रहेंगे। यानी 2 कार्यक्रम है उनके और इन दोनों कार्यक्रमों के बाद वो दिल्ली के लिए शाम को रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल योगेश, और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ? जी, जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे ही। भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है, वो भी यहाँ पर आएंगे। इसके साथ ही एमपी से भी यानी मध्य प्रदेश से भी कोई यहाँ पर आ सकते हैं। अभी फिलहाल ये नहीं पता चला है कि वहां से कौन आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे बैठक में और बैठक में पूरी चर्चा लेकर होगी। जी बिल्कुल, क्या कुछ तैयारियां योगेश अमित शाह के दौरे को लेकर देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, गृह मंत्री आ रहे हैं, उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रिगेड जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो आ रहे हैं। उत्तराखंड के तो मुख्यमंत्री रहेंगे, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा एकदम बंद कर दिया गया है पूरे क्षेत्र को। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भी जो है यहाँ पर कुछ भी गलत ना हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। खुद जो प्रदेश के जो डीजीपी हैं, डीजीपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और अगर देहरादून का क्षेत्र भी उसमें पड़ता है, एसएसपी देहरादून भी लगातार लगे हुए हैं, टिहरी के एसएसपी लगातार इस पे लगे हुए हैं। हर कोई जो है नजर बनाए हुए है। भारी पुलिस बल लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाया गया है। सिक्योरिटी बिल्कुल हाई की गई है ताकि कुछ भी कोई भी जो है अगर कोई गलत काम करने की सोच भी रहा है तो इस सिक्योरिटी को देख के कम से कम वो अपने दिमाग में जो बना भी रहा हो उस चीज को भी खत्म कर दे। ऐसी सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी की गई। बिल्कुल योगेश, 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ये जो दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का बेहद खास हो जाता है। तो उत्तराखंड में जो मुद्दे हैं लोगों के जमीनी तौर पर, वो किस तरह के सामने आएंगे? क्योंकि यहाँ जो उत्तराखंड में काफ़ी सारी ऐसी अव्यवस्था है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर यहाँ बीजेपी जो है वो ज़्यादा ध्यान दे सकती है?
बिल्कुल, पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ये बैठक विशुद्ध बैठक ऐसा है जो राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। राजनीति जी। में कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बैठक है जिसमें प्रदेश से कोई ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदेश के जो मुखिया होते हैं वो आते हैं, वो बातचीत करते हैं कि हम अपने प्रदेश से आपके प्रदेश के साथ कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे जो चीजें नहीं हो रही होंगी उन्हें कैसे ठीक करेंगे। मान लीजिए जी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कई सारी चीजें अटकी हुई है, बंटवारे को लेकर, परिसंपत्ति का बंटवारे को लेकर, तो उनमें चर्चा हो सकती है। गृह मंत्री बोल सकते हैं कि आप ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। राजनीति अगर अभी चुनाव की बात करें तो फिलहाल उनका नहीं है। शाम को जरूर उनका पहले एक कार्यक्रम था जो शाम को देहरादून के मुख्यालय में, भाजपा मुख्यालय में होना था, जिसमें सारे पदाधिकारियों ने आना था भाजपा के, जिसमें उनके विधायक मौजूद रहने थे। लेकिन वो कार्यक्रम फिलहाल जो है वो व्यस्तता के कारण, गृह मंत्री की व्यस्तता के कारण उसे टाल दिया गया है। तो अभी जो दो कार्यक्रम, ये दोनों ही विशुद्ध जो है अगर देखा जाए तो चुनाव से जुड़े हुए नहीं है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम हिस्सा लेंगे। आज बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ा अपडेट, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे और कल यानी 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ऐसे में आज दौरे का दूसरा दिन है और साथ ही साथ आज बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो आज केदारनाथ के दर्शन करने के बाद कल बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और आज दूसरा दिन। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में करेंगे ज्वाइन। दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस में एंट्री से बदलेंगे चुनावी समीकरण। एक बार फिर आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। इमरान मसूद का कहना है कि मेरा शुरू से ही दिल कांग्रेस की ओर था और आज मैं घर वापसी कर रहा हूं। तो दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस में एंट्री से चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। तो बड़ा अपडेट, जहां कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। इमरान मसूद का कहना है कि उनका दिल जो था वो हमेशा से ही कांग्रेस की ओर था और अब वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में एंट्री से, कांग्रेस में एंट्री से चुनावी जो समीकरण है वो बदले हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ज्वाइन करेंगे। दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे इमरान मसूद। बता दें कि कांग्रेस में एंट्री से चुनावी समीकरण बदलने के भी पूरे आसार। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, एक बार फिर से इमरान मसूद कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। जी बिल्कुल पूनम, यदि इमरान मसूद की बात की जाए तो यूपी चुनाव से पहले वो कांग्रेस में ही राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और दिल्ली के प्रभारी रहे हैं। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो वो पहले सपा में और फिर सपा के बाद बसपा में चले गए थे। अभी हाल ही में लगभग 1.5 महीने पहले उन्हें बसपा की तरफ से निष्कासित कर दिया गया था पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता को देखते हुए। तो राहुल गांधी की तारीफ इनकी तरफ से की गई थी, जिसकी वजह से इन्हें बसपा से निष्कासित किया गया था। अब खबरें आ रही हैं और 3 दिन पहले जिस तरह से इमरान मसूद ने भी संकेत दिए थे कि वो कांग्रेस में फिर से वापसी कर रहे हैं, तो एक तरह से ये माना जा रहा है कि आज उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो जाएगी। इमरान मसूद की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे हैं और इस बार भी पहले की तरह वो
पार्टी को मजबूत करेंगे और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो सहारनपुर में कोई बड़ी रैली का भी आयोजन कराएं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। नागेंद्र, कहा यह भी जा रहा है कि इमरान मसूद की एंट्री से कांग्रेस में एक बार फिर से जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी अगले साल ही यानी 2024 में ही चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं। उसके लिए हर पार्टी के अब जो समीकरण है, सभी नेता अपने हिसाब से उसके लिए काम कर रहे हैं। अब इमरान मसूद की यदि बात की जाए तो एक बड़ा चेहरा वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उससे ना सिर्फ उधर की बल्कि आसपास की जो सीट है उनसे भी उन पर भी फर्क पड़ता है। और जिस तरह का दावा इमरान मसूद की तरफ से किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में आज लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, एक बड़ा काफिला वो लेकर दिल्ली आएंगे, उसकी तैयारी कर ली गई है, तो निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा निकाली गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उससे प्रभावित होकर वो फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को फायदा तो होगा ही, लेकिन अब वो कितना फायदा होता है ये तो आम चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल नागेंद्र, अगर एक और देखा जाए तो बीजेपी भी बड़े चेहरों पर दांव खेल रही है। जो चुनावों में रैली की जा रही है वो भी बड़े चेहरों को जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से दी जा रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस भी इस रणनीति को अपनाना शुरू कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में यदि राजस्थान में देखा जाए तो जिस तरह से बयान सचिन पायलट का है कि जिताऊ कैंडिडेट जो हैं उनको टिकट दिया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग उसी तरह के समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि अब इंडिया अलायंस और हो गया है तो उसमें किधर की सीट्स मिलती हैं, तो जो मजबूत कैंडिडेट्स होंगे उन पर ही पार्टी की तरफ से दांव खेला जाएगा। तो हो सकता है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में इमरान मसूद को कांग्रेस की तरफ से वहां दावेदारी की जाए। जी बिल्कुल नागेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2000 रुपए का नोट बदलने और खाते में जमा कराने का आज आखिरी मौका है। 2000 रुपए के नोट 7 अक्टूबर के बाद बैंकों में ना तो बदले जाएंगे ना ही जमा हो सकेंगे। हालांकि आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदलने की सुविधा होगी। जो लोग जाने में असमर्थ हैं डाक के जरिए नोट बदल सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि 96% यानी 3.43 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बैंकों में लौट आए हैं। इनमें 87% नोट जमा हुए हैं, जबकि 13% छोटे मूल्य के नोटों से बदले गए। हालांकि 3.37% यानी 12,000 करोड़ रुपए के नोट अभी भी बाजार में हैं। तो आज आखिरी तारीख है 2000 के नोट बदलने की, और इसी को लेकर आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उनके तहत ही आज 2000 के नोट बदले जाएंगे। साथ ही साथ जो लोग बैंक जाने में असमर्थ हैं वो डाक के थ्रू 2000 के नोट बदल सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में हुआ विवाद, मरीज के परिजनों और डॉक्टरों में हुआ झगड़ा। निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर आज बंद रहेंगे। झगड़े के विरोध में डॉक्टर्स ने बंद का आह्वान कर दिया है। तो बड़ा अपडेट जयपुर से, जहां फोर्टिस अस्पताल में विवाद शुरू हुआ। डॉक्टर और मरीजों के परिजनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसे लेकर निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर आज बंद कर दिए गए हैं। जयपुर में झगड़े के विरोध में डॉक्टर्स ने बंद का आह्वान कर दिया है। तो जयपुर से बड़ा अपडेट, जहां जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में जमकर विवाद हो गया। मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आज निजी अस्पताल जयपुर में और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे। साथ ही साथ झगड़े के विरोध में डॉक्टर्स ने बंद का आह्वान कर दिया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, डॉक्टर के परिजनों और मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स में किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि विरित नाम का एक मरीज था जिसके कान में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उसी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए वो जयपुर के फोर्टिस अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टर से उससे बारे बात की। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो आपकी बीमारी है उसका हमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो विरित और विरित के परिवार ने कहा कि हमने जितने भी डॉक्टर ENT डॉक्टर को दिखाया गया है वो उन सभी ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। फिर भी डॉक्टर ने उन्हें कन्विंस कर उसका ऑपरेशन कर दिया।
और ऑपरेशन करने के बाद में जब स्थिति कुछ बिगड़ी तो फोर्टिस अस्पताल वाले उन्हें रेफर करने का प्रयास कर रहे थे और इसी कड़ी में परिजनों और डॉक्टर के बीच में झगड़ा हो गया। मामला जब देखा कि बहुत लंबा चौड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर ने जो है कंप्लेन करी थाने में और साथ में परिजनों को धमकी दी कि अगर आप कंप्लेन वापस नहीं देते तो हम हॉस्पिटल बंद करेंगे और हॉस्पिटल बंद करने के बाद में आंदोलन करेंगे। क्योंकि परिजनों का आरोप है कि लड़का जो विनीत है वो कोमा में चला गया है और इसे जब कोमा में जाने का पता चला तो डॉक्टर उसे जो है रेफर करने का प्रयास कर रहे थे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में। मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि मामला जब बढ़ा तो डॉक्टर हॉस्पिटल प्रशासन ने विनीत का कुछ दिन तक इलाज फ्री करने की बात की, लेकिन परिजन कह तो रहे हैं कि फ्री इलाज किया, लेकिन क्या है साथ में स्थिति बिगड़ने के बाद में जो मामला पनपा है उसको देखते हुए आज हॉस्पिटल राजस्थान में हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर सब बंद रखे जाएंगे और डॉक्टरों की मांग है जिनसे मारपीट की गई है, परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। बिल्कुल मनोज, कितने निजी अस्पताल हैं जयपुर में जो आज बंद हैं? देखिए, निजी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो जयपुर और पूरे राजस्थान में तकरीबन 2,500 से 3,000 निजी अस्पताल है। वैसे तो और छोटे भी बहुत है। बड़े हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो इनकी हमेशा तभी राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास करने का प्रयास किया था, लेकिन बड़े आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उसमें कुछ बिंदुओं को कम किया था। लेकिन डॉक्टरों की मनमर्जी है जो मरीजों को हमेशा इस आना पड़ता है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर परिजनों और डॉक्टरों के बीच के अंदर मारापीटी हुई है और कई मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून में संशोधन करने के लिए डॉक्टर कई दिनों तक हड़ताल पे भी रहे थे और पिछले अगर बात की जाए तो उन्होंने 15 से 20 दिन तक, लेकिन मरीजों की देखभाल नहीं हो पाई थी क्योंकि सरकारी अस्पताल के अंदर में जितनी व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से तो व्यवस्थाएं हुई, लेकिन सरकार ने जब अपनी इनकी जिद के आगे कुछ झुकना पड़ा। तो उसी कड़ी के अंदर में आज प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है और प्राइवेट हॉस्पिटल हमेशा से ही ऐसा रहा है कि मरीजों को ठगने का जो प्रयास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल, अगर मनोज अगर आज कोई सॉल्यूशन डॉक्टर्स की मांगों को लेकर नहीं होता है तो क्या आगे भी इसी तरह निजी अस्पताल बंद रखे जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर परिजनों की गिरफ्तारी नहीं होगी और आज अगर गिरफ्तारी होती है पुलिस के द्वारा तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम एक लंबे आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे क्योंकि ये रोज रोज की जो मारपीट होती है। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इलाज जरूरी है, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब डॉक्टर और हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी करते हैं, गलत इंजेक्शन या गलत इलाज करते हैं तो उस परिस्थिति में एक जब परिजनों का अपना कोई चला जाता है तो उसे कितना दुख होता है ये तो वो परिवार ही समझ सकता है। तो हम तो अपने चैनल के मार्फत और माध्यम से ये बताना चाहेंगे, कृपया जिस भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो कृपया करके सब चीजों को देख रेख करने के बाद में कभी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर में इलाज करवाएं तो उसकी पिछला रिकॉर्ड जरूर जांच करें जिससे कि ये नौबत पैदा ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई की है। कमीशन ने शरद और अजित दोनों गुटों को पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना दाव कर रहे हैं। शरद पवार इलेक्शन कमीशन की बैठक में खुद मौजूद थे। बता दें कि अजित पवार ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए इलेक्शन कमीशन का रुख किया था। अजित गुट ने चुनाव आयोग के सामने महाराष्ट्र में 42 और नागालैंड में 7 विधायकों के समर्थन का दावा किया। उधर शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि अगर पार्टी का चुनाव चिन्ह चला भी जाए तो कार्यकर्ताओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंबल बदलने से लोग नहीं बदलते हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के बाद कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2 से 3 बातें हुई हैं। हमने कहा कि पहले प्राथमिक रूप से हमें सुने और फिर निर्णय करें कि कोई विवाद है या नहीं। देखिए, शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग अभी पेश हुए विस्तार से, विस्तृत रूप से लगभग 2 घंटे की पेशगी हुई है। चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं जो हमने रखी। पहले हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि आपने अभी तक हमें बिना सुने कोई विवाद है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, आपके अनुच्छेद के अंदर वो निर्णित कर लिया है। वो गलत होगा। पहले हमको सुने,
प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट विवाद है कि नहीं। दूसरा, हमने सुनवाई नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया। हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम जवाबदेही करते हैं, इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते, वो उन्होंने निरस्त किया है, लेकिन हमें आश्वस्त किया है कि जब याचक, जो कि दूसरी तरफ है, वो अपने सभी बहस दलील खत्म कर लेंगे तब हमको विस्तार से सुना जाएगा। हमारा पक्ष में रख दूं बहुत संक्षेप में, बाकी तो अंतिम निर्णय अंततोगत्वा चुनाव आयोग का होगा। हमारा पक्ष मुख्य रूप से इन बिंदुओं पे है कि कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेज, फोर्ज दस्तावेज, झूठे बेमानी दस्तावेज दायर करके ये नहीं कह सकता कि कोई विवाद है। तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कटनी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 8 साल में करके दिखा दिया। वहीं उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना है, बिना चेहरे के साथ जाना है, या कब चेहरे की घोषणा करनी है। अभी तो चुनावों की घोषणा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी और फिर एक बार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। मेडल तक हम पहुंचाए। हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना है, बिन चेहरे के जाना है, या कब चेहरे की घोषणा करनी है। तो अभी इंतजार करो, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चेहरे पे क्यों पड़े हो? बड़े सांसदों को चुनाव पर उतारा जा रहा है, तो अभी जो लिस्ट आनी चाहिए युवाओं को भी कहीं जगह दी जाए। अरे, मैं भारत सरकार का एक युवा मंत्री, युवा कार्यक्रम का मंत्री, खेल मंत्री, आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 90 मेडल तक हम पहुंचाए हैं। ये अपने आप में दिखाता है हमने खेलों में भी शानदार किया और भारत के युवाओं ने स्टार्टअप से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी शानदार काम किया। भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो वहीं उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। लंदन के सफल दौरे के बाद दिल्ली में किए गए रोड शो में भी करीब 20,000 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। दिल्ली दौरे से लौटे सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए दिल्ली रोड शो में देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों ने भाग लिया। उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी इच्छा जताई। खासतौर पर जिंदल ग्रुप, थापर ग्रुप, डिक्सन, रेडिएशन, ओबेरॉय जैसे बड़े बड़े ग्रुपों ने अपनी सहमति जताई है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि एक इंटरनेशनल दौरा UAE में होना है, जो कि 16 से 18 अक्टूबर को होगा, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि जो लक्ष्य प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए हैं उनको धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। इस पर हस्ताक्षर। देखिए, ये जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है, लगातार इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व लगातार इसमें मिल रहा है। और कल उन्हीं की अध्यक्षता में ये कल दिल्ली का रोड शो संपन्न हुआ और काफ़ी सफल रहा। लगभग 20,000 करोड़ के MOUs पर हस्ताक्षर हुए और खुशी की बात यह है कि इस देश के जो सभी बड़े औद्योगिक घराने हैं उनमें से अधिकांश द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। मुख्य रूप से इसमें JSW जो जिंदल ग्रुप है, थापर ग्रुप, डिक्सन, रेडिसन ग्रुप और ओबेरॉय ग्रुप, इन सभी के द्वारा उत्तराखंड में निवेश के लिए MOUs पर हस्ताक्षर हुए और काफ़ी उत्साह। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AMB नेटवर्क।